गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना विषय रहेगा राग बिहाग। अपने 11th के सिलेबस में हर वीडियो में बता रहा हूं कि अपने 11th के सिलेबस में 4 राग, जिनमें भैरवी, जौनपुरी, भीम पलासी और राग बिहाग। खास बात यही है इस राग में कि जो अपने सिलेबस में 3 राग हैं वो तीनों राग दिन में गाए जाने वाले हैं, और अकेला ये एक राग है जो रात्रि के प्रथम पहर में गाया जाता है, अर्थात रात्रि के समय गाया जाने वाला राग है। तो किसी भी राग के परिचय को लिखते हुए हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि वो राग कहाँ से पैदा हुआ, अर्थात वो किस थाट के अंतर्गत रखा गया है, उसमें वादी स्वर कौन सा है, उसमें संवादी स्वर कौन सा है, उसमें वर्जित स्वर कौन से हैं, उसमें विकृत स्वर कौन से हैं। ये प्रत्येक राग में और उसके आरोह अवरोह पकड़ और विशेषताएं ये जरूर हमें पता होनी चाहिए, तभी उस राग का पूरा परिचय तैयार होता है। इस राग में इसका नाम बिहाग और इसका थाट माना जाता है बिलावल। बिलावल थाट के अंतर्गत इसको रखा गया है। इसका वादी स्वर जिसे राजा कहा जाता है वो क्या होता है, इसमें गय है, इसमें वादी स्वर इसका गय माना गया है, जिसे राजा स्वर कहते हैं, मुख्य स्वर कहते हैं, जो सबसे अधिक किसी भी राग में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आता है संवादी स्वर। संवादी स्वर में इसका संवादी स्वर है नहीं, ठीक है। इसमें विकृत स्वर, विकृत स्वर की इसमें खास एक बात है कि इसमें तीव्र मध्यम का प्रयोग किया जाता है। तीव्र मध्यम का वो भी अल्प प्रयोग है, अल्प प्रयोग। अल्प प्रयोग का मतलब क्या होता है, जरा सा प्रयोग करना, मामूली सा टच कण के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसमें तीव्र मध्यम को प्रयोग किया जाता है, लेकिन अल्प प्रयोग किया जाता है, वो भी ज्यादातर इसके अवरोह में किया जाता है। आरोह में तो इसका प्रयोग नहीं होता, लेकिन अवरोह में इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि राग बिहाग बिलावल थाट के अंतर्गत आने की वजह से इसमें सभी स्वर शुद्ध स्वर प्रयोग किए जाते हैं, क्योंकि बिलावल थाट में सारे स्वर शुद्ध ही होते हैं। तीव्र मध्यम कल्याण थाट में होता है, लेकिन ये इसमें हल्का सा अपवाद माना जाता है कि बिहाग में तीव्र मध्यम का अल्प प्रयोग किया जाता है। ये अपवाद की बात है एक तरह से, क्योंकि अगर इस थाट के अंतर्गत में आता है कोई विराग तो इस थाट में सभी जो स्वर होते हैं वो शुद्ध स्वर प्रयोग किए जाते हैं, और विकृत स्वरों को क्या कहा जाता है, दूसरी भाषा में उनको अशुद्ध स्वर भी कहा जाता है, या कोमल तीव्र, दोनों को मिलाकर के विकृत स्वर एक नाम दिया हुआ है, ये भी कहा जाता है। इसके बाद इसमें वर्जित स्वर। वर्जित स्वर का मतलब जिस स्वरों का प्रयोग नहीं करना है इस राग में, वो क्या है, राग भीम पलासी की तरह रे और ध है, वो दोनों, इन दोनों स्वरों का आरोह में प्रयोग नहीं करना। कहाँ नहीं करना, केवल आरोह में रे और ध का प्रयोग नहीं करना है, आरोहण में छोड़ के अवरोह में इन सभी का प्रयोग करना है, ठीक है। तो इसकी जाति क्या बनेगी, इसी हिसाब से हम इसकी जाति मानते हैं। जाति के हिसाब से जब इसमें आरोह में 2 स्वर नहीं है और अवरोह में 7 स्वर हैं, तो सीधी सी बात इसकी जाति बनेगी औडव संपूर्ण। ये इस राग की जाति बनेगी। इसका समय, गायन समय इस राग का माना जाता है रात्रि का प्रथम प्रहर। रात्रि का प्रथम प्रहर इस राग का गायन समय माना जाता है। ये रात्रि के पहले प्रहर में गाया बजाया जाता है। वही शास्त्रोक्त नियमों के हिसाब से इसका टाइम रात्रि का प्रथम प्रहर है, तो कुछ लोग शाम के 7 बजे से 10 बजे का मानते हैं, कुछ लोग शाम के 4 बजे से 7 बजे वाला मानते हैं। अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग तो शाम का जो 4 से 7 बजे का टाइम होता है उसको प्रथम प्रहर माना गया है। ये सब बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ, कई बार MCQ में पूछ लिया जाता है कि
राग बिहाग का गायन समय क्या है, अपने हिंदुस्तानी टाइम के हिसाब से बताए तो उसमें अपने जो हम मानते हैं 24 घंटे मानते हैं, उसके हिसाब से बताना पड़ेगा कि शाम के 4 बजे से 7 बजे तक इस राग को गाया बजाया जा सकता है। तो इसलिए, और प्रहर, एक प्रहर में 3 घंटे होते हैं जिसको याम भी कहा जाता है। इतनी बातें लिखने के बाद आप इसमें यहाँ पे लिखेंगे इस राग का परिचय। वो बार हर बार मैं बताता रहा हूँ। राग परिचय में क्या आता है, राग परिचय में जो ये लाइनें लिखवाई हैं इनके सेंटेंस बना के लिखने हैं। राग बिहाग बिलावल थाट से उत्पन्न राग है। इस राग में ग को वादी स्वर और नी को संवादी स्वर माना गया है। और इसमें विशेष ध्यान दें, इस राग में तीव्र मध्यम का अल्प प्रयोग किया जाता है आरोह में, और वर्जित स्वर इस राग के आरोह में रे और ध का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। जिस तरह राग भीमपलासी के आरोह में रे और ध वर्जित होते हैं, इसलिए कि दोनों रागों में आपको एक आसानी हो जाएगी कि राग भीमपलासी और राग बिहाग दोनों के आरोह में रे और ध वर्जित है, और दोनों की जाति फिर एक समान बनेगी। राग भीमपलासी की जाति ओडव संपूर्ण है और इसकी जाति भी ओडव संपूर्ण है। इसके आरोह में 5 स्वर, अवरोह में 7 स्वरों का प्रयोग किया जाता है। और इस राग के गाने बजाने का समय रात्रि का प्रथम प्रहर है, जबकि भीमपलासी का दिन का तीसरा प्रहर है। ये बात इसमें लिखनी पड़ेगी राग बिहाग के परिचय में। उसके बाद लिखते हैं हम इसकी विशेषताएं। विशेषताएं में क्या होता है, सबसे पहले तो आप इसमें लिख सकते हो यह एक गंभीर प्रकृति का राग है, एक विशेषता हो गई। गंभीर प्रकृति का राग है, फिर उसमें आगे उसको लिखा जाता है कि इसको इसके अंदर ध्रुपद, धमार, विलंबित ख्याल, तराना आदि गाए बजाए जा सकते हैं। क्योंकि पहले हर बार जो भी राग गंभीर प्रकृति का है उसमें सब उच्च कोटि की गायन शैलियां प्रयोग की जा सकती हैं। ठीक है। दूसरा, इसमें न्यास के स्वर जैसे आप इसको रख भी सकते हो याद, न्यास जहाँ ठहरा जाता है, न्यास के स्वर इसमें है सा गा मा पा, ये स्वर इसके न्यास के स्वर हैं, इन पे ठहराव किया जा सकता है। तीसरी इसमें विशेषता हम लिख सकते हैं संप्रकृति राग, अर्थात ऐसा कौन सा राग है जिसके जो ट्यून्स, जिसकी धुन जो इससे बिल्कुल मिलती जुलती है, उसमें श्याम कल्याण का नाम लिया जाता है। संप्रकृति राग में कौन सा आएगा, संप्रकृति राग में आएगा श्याम कल्याण। और भी बहुत से राग होंगे, लेकिन आपके सिलेबस के लिए इतना ही काफी है कि इस राग से मिलता जुलता राग कौन सा है, श्याम कल्याण। इसमें भी तीव्र मध्यम का प्रयोग होता है, इसमें भी हल्का सा तीव्र मध्यम का प्रयोग होता है, इसलिए ये दोनों राग मिलते जुलते हैं। इसके बाद हम इसमें लिखेंगे इस राग की आरोह, अवरोह व पकड़। इतना होने के बाद अपने को क्या तैयार रखना है, नीचे क्या लिखे जाते हैं प्रत्येक राग के आरोह, अवरोह, पकड़। आरोह, अवरोह, पकड़ क्या होता है, किसी भी राग का कंप्लीट निचोड़ होता है। सारा राग का परिचय उसी में दर्शा दिया जाता है, ये सब उसमें नहीं मानी जाती है, बात उसमें नहीं लिखनी पड़ती। आरोह अवरोह से ही पता लग जाता है कि इस राग में क्या क्या है। आरोह अवरोह बनता कैसे है ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। फिर भी जो अपने 7 स्वर होते हैं, सारे गा मा पा धा नी, सभी का आरोह क्या होता है आज फिर बता रहा हूँ कि आरोह कैसे बनता है किसी भी राग का। आप आरोह लिखिए सा रे ग म प ध नी सा, ये वाला सा, ये आरोह है सभी रागों का। ये आरोह परमानेंट माना जाता है। अब इसमें सभी रागों का क्या बताऊं, इसमें इनमें से हम शुद्ध और विकृत स्वरों को और वर्जित स्वरों को, कौन सी चीजों को, ये 2 चैप्टर है, ये दो जो हेडिंग है, विकृत स्वर और वर्जित स्वर का ध्यान रख के इसमें से आरोह बनाया जाता है। कैसे बनेगा, ये जैसे परमानेंट सारे गामा पा धा नी सा है, ये 7 स्वर हमने लिख दिए, सप्तक के सारे स्वर लिख दिए, 7 स्वर लिख दिए जो अलग अलग नाम वाले हैं। वैसे तो 12 स्वर होते हैं, लेकिन इन्हीं के आधार पर ही जाति बनती है, ऋषि से आरोह और बनता है। इसमें क्या करना है, विकृत स्वर, इसमें तीव्र मध्यम प्रयोग किया जाएगा, लेकिन इसका अल्प प्रयोग है, इसलिए इसका यहाँ प्रयोग नहीं भी कर सकते हैं और कर भी सकते हैं। लेकिन एक नियम तो ये कहता है कि किसी भी राग के
आरोह में तीव्र मध्यम का प्रयोग किया जाता है, अवरोह में शुद्ध मध्यम का प्रयोग किया जाता है। ऐसा एक नियम है। इसलिए इसमें क्या होगा, दूसरा वर्जित स्वर रे और ध, इस राग में रे स्वर नहीं है और ध स्वर नहीं है। या आप इन दोनों स्वरों को इस राग में से हटा सकते हैं कि भाई ये इस राग में ये स्वर रे नहीं है और ये ध नहीं है। अब देख लो 1 2 3 4 5 स्वर हो गए। 5 स्वरों को तो ओडव कहा जाता है। अब इसका अवरोह बनाना है। अवरोह यहां से स्टार्ट होगा, इसका उल्टा बना देंगे। अवरोह क्या बनेगा, सा नी ध। क्योंकि अवरोह के बारे में यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, यहाँ पे सिर्फ आरोह के बारे में बताता, इसलिए मैंने ध का प्रयोग किया। ध इसमें नहीं है, अवरोह में है, इसलिए सा नी ध प और मैं। अब मैं क्या, इसका प्रयोग ये वाला, यहाँ पे कोमा भी लगा सकते हैं, सा नी ध प मैं। अब क्या हमें शुद्ध मध्यम भी ये वाला मैं भी प्रयोग करना पड़ेगा, इसलिए सा नी ध प मैं। उसके बाद इस स्वरों को आगे बढ़ाया जाता है, सा नी ध प मैं, ये तीव्र मध्यम का हमने प्रयोग कर दिया। और उसके बाद प ग मैं ग रे सा, ये इसकी पकड़ बनेगी। अब इसमें हमने क्या किया, ये इसमें यहां तक हम उल्टा लेके आए और फिर ये पै गए मैं गए रेशा, ये इसका अवरोह बना है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान से याद करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें इस स्वर का भी प्रयोग किया गया है और इस स्वर का भी प्रयोग किया गया है। इस स्वर को तो हम छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो इस राग में प्रयोग होता ही होता है। इसका अल्प प्रयोग है, जरा सा प्रयोग किया जाता है, इसको अल्प प्रयोग में किया जाता है, अवरोह में किया जाता है। आरोह में तीव्र मध्यम का प्रयोग नहीं होता इस राग में। नियम के अकॉर्डिंग कुछ बातें इसमें अपवाद है इस राग विभाग में, क्योंकि तीव्र मध्यम का प्रयोग अगर किसी भी राग में होगा तो आरोह में किया जाएगा, अवरोह में शुद्ध मध्यम का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन इसमें उल्टा हो रहा है, क्या, इसके अवरोह में तीव्र मध्यम का प्रयोग किया जा रहा है, शुद्ध मध्यम तो इसमें आएगा ही आएगा, क्योंकि वो तो इस राग में स्वर है ही है। इसलिए इसकी पकड़ क्या बनेगी, सा नी ध प मैं पै ग मैं ग रेशा, ये इसका पकड़ हो, ये अवरोह हो गया। उसके बाद लिखेंगे इसकी पकड़। पकड़ में क्या बनेगा, मीशा गए में कि पकड़ कैसी बनी, जो ये अपना था इतना पार्ट आरोह का, इसके सामने यहाँ पे नी लगा दिया गया। कैसे, नी, और ये तीनों स्वर नी सा ग मैं, नीशा ग में, ये हमने लिख दिए। उसके बाद क्या, ये पकड़ कैसे बनती है, आरोह अवरोह के दो भाग, आरोह और अवरोह को मिला के इस पकड़ को बनाया जाता है। पकड़ में आरोह भी होता है, पकड़ में अवरोह का भी प्रयोग किया जाता है। निशा ग में, निशा ग में, और यहाँ तक कि पै तक आएगा इसमें, निशा ग में पै, हाँ ध्यान नहीं रहा बेटा, सॉरी, निशा ग में पै तक हो जाएगा। उसके बाद अब तीव्र मध्यम का प्रयोग, क्योंकि ये इतना इतना पार्ट तो क्या है, आरोह है, और यहाँ पे अवरोह, मैं पे गए, इसको आप लिख सकते हो मैं पे गए और फिर इसमें मैं गए रेशा, मैं पे गए, और ये मैं पे गए मैं गए रेशा, ये पार्ट आप इसमें मैं पे गए मैं गए रेशा, ये पार्ट क्या हो गया, ये पार्ट हो गया अवरोह। किसी भी राग में पकड़ बनाते समय आरोह और अवरोह दोनों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि कोई भी गायन आरोह अवरोह के बिना अधूरा है। चाहे वो आलाप हो, चाहे वो तान हो, चाहे वो राग हो, चाहे वो कोई गाना हो, कुछ भी हो, गाने के मैटर में जो भी चीज़ें हैं, अगर उसमें आरोह अवरोह नहीं होगा तो नहीं गाया बजाया जा सकता। इसलिए पकड़ भी एक गाने का ही तो प्रारूप है, इससे किसी राग की पहचान होती है। कम से कम स्वरों का प्रयोग करके किसी राग को जो पहचान बताए उसे पकड़ कहा जाता है। किसी से कम स्वरों का यूज करते हुए आप किसी राग को पहचान ले, वो क्या कहलाती है, पकड़ कहलाती है। इसलिए इसमें नीशा ग में, और ये जो नी है ये मंद्र शब्द का प्रयोग किया जाएगा यहाँ पर, यहाँ नहीं यहाँ पे, नीशा ग में
हमने क्या किया, मंत्र सप्तक में जो सा गया मैं पे आरो था, इससे पिछले वाला स्वर और ले लिया। कुछ लोग इसका आरो बनाते समय इस मंत्र सप्तक से शुरू करते हैं आरो बनाते समय, ठीक है। इसमें आप यहाँ नहीं लिखते तो कोई गलती नहीं है आपकी, लेकिन यहाँ पकड़ में ये मंत्र सप्तक से शुरू की जाती है और मध्य सप्तक के सा पे समाप्त कर दी जाती है। निशा गए मैं पे ये शुद्ध मध्यम, यहाँ पे तीव्र मध्यम का प्रयोग किया गया है। मैं पे गए मैं गए रेशा, तो ये हो गया अपना राग बिहाग। तो मैं ये कहना चाहता हूँ अपने सिलेबस के 4 राग कंप्लीट हो चुके हैं वीडियो के माध्यम से, और मैं अपने क्लास के बच्चों को साथ साथ में सिलेबस लिखकर भी फोटो भेज रहा हूँ। आप उससे अपनी फेयरबुक म्यूजिक की तैयार कीजिए, और साथ में उसको पढ़ते वक्त जब लर्न करने का समय आए तो साथ में उनको भी पढ़िए और वीडियो को भी ध्यान से देखिए, ताकि आपका डबल रिवीजन हो जाए और ये सारा सिलेबस आपको अच्छी तरह याद हो जाए और आप +2 में अच्छे मार्क लेके आ सकें। धन्यवाद।